So we'll start with last theory topic of this chapter, that is rolling motion. तो इस चैप्टर का लास्ट theory टॉपिक है that is rolling motion. अभी रोलिंग मोशन क्या है, इसका थोड़ा सा रफ आइडिया यू हैव सीन इन स्टैंडर्ड 11. सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट याद है आपको? यस. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट एट विच whole mass of the body is supposed to be concentrated. और ऐसा हम लोग क्यों अज्यूम करते हैं? so as to apply Newton's laws of motion, क्योंकि Newton's laws of motion they are strictly applicable only for point masses. तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद होगा, फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स कभी भी एक पॉइंट पे एक्ट करता है, तो फोर्स एक्ट्स ऑन अ पॉइंट, और एक्सेलरेशन किसका होता है? उसी पॉइंट का होता है. तो इन मैकेनिक्स मतलब चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन हमने देखा था, जब भी एक पॉइंट मास पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका होगा एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय एफ इक्वल टू एम ए. तो याद रखना, फोर्स हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट होता है और एक्सेलरेशन भी एक ही पॉइंट का होता है. लेकिन हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि एक स्फीयर हो गया या फिर एक व्हीकल है. तो क्वेश्चन ये आता है कि जब आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करते हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड होते हैं ओनली फॉर पॉइंट मासेस, लेकिन आप अप्लाई कर देते हो डायरेक्टली एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि बॉल पे. तो फिर क्वेश्चन ये है कि फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट का हो रहा है. कौन से पॉइंट पे एक्ट होगा पता नहीं, किसका एक्सेलरेशन है पता नहीं. इसके लिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इमेजिन द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. और वो सिंगल पॉइंट का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक लेता हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और एक लेता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करता? लीनियर मोशन परफॉर्म करता. अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या करेगा? रोलिंग मोशन करेगा. अब जब ये रोलिंग मोशन करता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है, तो इसका एक ही पॉइंट है, दैट इज एट द सेंटर. वो एक पॉइंट ऐसा है जो प्योरली ट्रांसलेशन मतलब प्योरली लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है. बाकी सारे के सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? रोटेशन. इमेजिनेशन बढ़ाओ, जब ये डिस्क रोटेट होगा तो सारे पॉइंट्स दे विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन. सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है सेंटर पे, क्योंकि वो सेंटर पे और एक्सिस भी सेंटर में से पास हो रहा है, दैट इज द ओनली पॉइंट विच परफॉर्म्स लीनियर मोशन. तो दैट पॉइंट विच is behaving similar to point mass is known as center of mass. ओके, तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, यहाँ लगने नहीं वाला हमको, लेकिन सिर्फ आइडिया क्लियर होना चाहिए. तो हमने 11 में देखा था सेंटर ऑफ मास मतलब अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सो एज टू अप्लाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. सिंपल सा रीजन ये है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिफाइन ही पॉइंट मास के लिए होता है, बॉल के लिए नहीं होता. हॉलो स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, रेक्टेंगुलर प्लेट, गाड़ी, किसी के लिए नहीं होता. किसके लिए होता है? ओनली फॉर पॉइंट मास. अब प्रॉब्लम ये था कि हमको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करना है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. तो फिर हम ऐसा देखते हैं कि अगर मैंने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया तो वो रोल होगा मतलब सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन. सिर्फ एक पॉइंट है, वो क्या करेगा? लीनियर मोशन. अगर एक पॉइंट ही होता सिर्फ, तो वो भी क्या करता? लीनियर मोशन. मतलब पूरे बॉडी का एक ही पॉइंट है विच इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ पॉइंट मास एंड दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ मास. गुड. तो इतना अगर पता है, वैसे एज आई टोल्ड यू सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हमको लगने नहीं वाला, लेकिन रोलिंग मोशन के लिए वो पता होना चाहिए कि जब एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रोल होता है तो पॉइंट मास क्या, पॉइंट सेंटर क्या कर रहा है? लीनियर मोशन. और बाकी के पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? रोटेशनल मोशन. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्फीयर और अ व्हील रोटेट्स, रोटेट मतलब यहाँ पे रोल्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक फ्लैट सरफेस था. इस फ्लैट सरफेस के ऊपर मैंने एक व्हील रख दिया या डिस्क रख दिया या फिर स्पीयर रख दिया, व्हाटएवर यू वांट टू से, और इस पे हमने लगा दिया फोर्स.
तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? रोलिंग मोशन होगा। रोटेशन तो होगा ही, लेकिन रोलिंग मोशन में दो मोशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन। किसका ट्रांसलेशन? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्स प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। और बाकी सारे के सारे पॉइंट्स दे परफॉर्म रोटेशनल मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर, स्फीयर में दोनों टाइप के स्फीयर, सॉलिड और हॉलो, व्हील मतलब डिस्क, रिंग, व्हील, ये सारे के सारे, when they roll on a surface, the motion is a combination of translational motion of center of mass and rotation of the body about its own axis. Important, very good. तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए. First of all, when an object like when an object like sphere, wheel, etc., rolls on a surface, the motion of this object is a combination of किसका कॉम्बिनेशन है? is a combination of translational motion of its center of mass and rotation of the whole body about its own axis, and rotation of the body of the whole body about its axis. Therefore, total energy of rolling motion is equal to energy of translation plus energy of rotation. क्योंकि ये मोशन, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, एंड इसलिए एनर्जी भी क्या होगा? एडिशन। किसका एडिशन? ट्रांसलेशन का और रोटेशन का। देयरफॉर एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन या रोलिंग बॉडी इज द सम ऑफ कौन सा एनर्जी? is the sum of translational energy and rotational energy. गुड। तो हमको इक्वेशन डिराइव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल टॉपिक है। थोड़ा सा सिर्फ इमेजिनेशन बढ़ाओ। नथिंग, बॉडी है, फुटबॉल था, किक मार दिया, इट स्टार्ट रोलिंग, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अराउंड द स्ट्रेट लाइन, बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी दे आर परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। तो रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो एनर्जी इज आल्सो सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो हमारे पास एक बॉडी था, मान लेते हैं इसका मास m है, मान लेते हैं इसका रेडियस r है। इमेजिन इसका ट्रांसलेशनल स्पीड v है, इट इज मूविंग with linear speed of v, right? Angular speed omega है, angular speed is omega. So let us consider a rigid body of mass m rolling on a surface. Let जो पैरामीटर लगने वाले सब लिख दो। v लगेगा, what is v? Linear speed of the body, translational speed. Omega is angular speed, and radius is r. R is radius of the body. Done. This is what you are going to need. उसके बाद ट्रांसलेशनल एनर्जी को डिनोट कर लेंगे ET से, रोटेशन को डिनोट करेंगे ER से। तो ET भी द ट्रांसलेशनल एनर्जी और ER क्या है? रोटेशनल एनर्जी। तो इट इज रोटेशनल एनर्जी। हमको इस टॉपिक में
हमारा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। पहले टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम रोलिंग बॉडी को एक इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज कर देंगे। इंक्लाइंड प्लेन मतलब सम हाइट से। तो उस केस में हमको स्पीड फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन फिलहाल टास्क क्या है, टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी। Therefore, total energy of rolling body is given by. Therefore, total energy is E equal to what will be total energy? Translational plus rotational. What is translational energy? Half mv square. What about rotational energy? Half I omega square. तो I mention करना भूल गए तो अब कर दो. That is moment of inertia, right? But what is I? What is I? mk square. mr square कब? जब रिंग हो. mr square by 2 कब? जब डिस्क हो. 2/3 mr square कब? जब हॉलो स्फीयर हो. और 2/5 mr square कब? जब सॉलिड स्फीयर हो. हमने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला कि ये डिस्क है, कि ये रिंग है, कि ये क्या है. हमने बोला कंसिडर अ बॉडी, एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो देखो कहीं पे भी लिखा है कि ये डिस्क है, रिंग है. हमने क्या बोला? कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m. क्योंकि हमको पहले एक जनरल इक्वेशन चाहिए, फिर मैं टेबल बना के दूंगा, पूरा एक टेबल बना के दूंगा. सीईटी जेईई नीट के लिए काम में आएगा वो. फिलहाल जनरल इक्वेशन डिराइव करो. जब जनरल इक्वेशन की बात होती है तो फिर एम के स्क्वायर. मैं अगर बोलूंगा रिंग है तो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर बोला डिस्क है, के स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाय 2, राइट. अगर हॉलो स्फीयर है तो के स्क्वायर इज 2/3 आर स्क्वायर. तो फिलहाल एम के स्क्वायर लिखेंगे इसको. देयरफॉर टोटल एनर्जी बन जाएगा आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. बट यू नो व्हाट इज ओमेगा? V by R. So V by R. Therefore, you have E equal to half mv square plus half m k square. Omega is V by R. तो V square by R square. क्या क्या कॉमन निकलेगा? हाफ mv square. तो टोटल इज, वैसे बिफोर वी डू दैट अच्छे से समझ लो, ये जो पार्ट है ये ट्रांसलेशनल का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये रोटेशन का पार्ट है. अब इमेजिन मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट है. एक है रिंग, एक है डिस्क, एक है हॉलो स्फीयर, एक है सॉलिड स्फीयर. सबका मास सेम, सबका रेडियस सेम, बराबर. जब सबका मास सेम है, सबका रेडियस सेम है, सबका स्पीड भी सेम है, तो कौन सा एनर्जी सेम है? कौन सा, दोनों में से कौन सा पार्ट सेम है? मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को. हमारे पास 4 बॉडीज है, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर. मास सेम, स्पीड भी सेम. तो ट्रांसलेशनल एनर्जी सेम है कि रोटेशनल एनर्जी सेम है कि दोनों सेम है? ट्रांसलेशनल, क्योंकि ट्रांसलेशनल एनर्जी डिपेंड करता है एम वी स्क्वायर पे, बट रोटेशनल डिपेंड करता है के स्क्वायर पे. एम सेम हो सकता है, वी भी सेम है, लेकिन के कैन नॉट बी सेम. तो रिमेंबर, जब बॉडीज रोल होते हैं तो उनका कौन सा एनर्जी डिफरेंट होता है? रोटेशनल. कौन सा सेम होता है? ट्रांसलेशनल. तो ट्रांसलेशनल एनर्जी इज ऑलवेज सेम, ये याद रखना, बहुत काम में आएगा. इक्वेशंस बहुत सिंपल होंगे. तो कौन सा एनर्जी हमेशा सेम है? ट्रांसलेशनल. वेरी गुड. अब देन इसमें से मैं हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लेता हूं कॉमन. तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग ऑन अ सरफेस. अगर मैंने बोला कि बताओ व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ रिंग रोलिंग ऑन अ सरफेस. रिंग, व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर रिंग? 1. खाली तो लिख के दिया था, याद रखो उसको. 1. तो 1 प्लस 1 2, 2 और 2 कैंसर. तो टोटल एनर्जी एम वी स्क्वायर. अगर डिस्क हुआ तो what is k square by r square? 1/2. 1/2 plus 1 3/2. तो 3/2 और ये 1/2 3/4 mv square. So just by knowing formula and what is k square by r square, you can find out what is the energy associated with rolling motion. इतना ही डेरिवेशन है. फिर एक टेबल बनाएंगे, लेकिन पहले रिपीट कर लेंगे. तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमारे पास
एक बॉडी है which is rolling on a horizontal surface. So we have a body which is rolling on a horizontal surface. ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट क्या है फिलहाल, आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट. रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है. मास m, रेडियस r, स्पीड v, एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो जब ये बॉडी रोल होगा तो यहाँ पे दो मोशन है. एक मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन जिसको आप बोलते हो ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा है रोटेशनल मोशन. और एक चीज याद रखना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था अगेन, रोलिंग होने के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सोच के बताओ. जब रोलिंग बोलते हो तो विल देयर बी फ्रिक्शन और नॉट. तो आपको फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट याद है. जब फ्रिक्शन जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट कांटेक्ट में होता है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी विल स्लिप होता है ना बॉडी. तो जब बॉडी स्लिप होगा तो व्हेन बॉडी स्लिप्स ओनली वन पॉइंट रिमेन्स इन कांटेक्ट ऑलवेज. सिर्फ एक ही पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है. राइट, करेक्ट. तो इसको रोलिंग मोशन बोल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं, ये तो प्योरली लीनियर मोशन है. राइट. अगर फ्रिक्शन डाल दिया तो जब तुम फ्रिक्शन इसमें इंक्लूड करोगे तो जब ये बॉडी रोल होगा तो अब ये जो पॉइंट पहले कांटेक्ट में था वो पीछे गया, अब नया पॉइंट कांटेक्ट में आया. फिर जब बॉडी और रोल हुआ तो ये पॉइंट भी पीछे गया, ये पॉइंट भी पीछे गया, एक नया पॉइंट कांटेक्ट में आया. राइट. तो जब हर बार नया नया पॉइंट कांटेक्ट में आता है तो वहां पे फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो रोटेशन होता है. तो याद रखना, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ये क्या है? रोलिंग. तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन इंक्लूड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो. तो रोलिंग मोशन है ना, विदाउट फ्रिक्शन नहीं होता है. रिमेंबर दिस. अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, सपोज देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी स्लिप करेगा. इट विल नॉट रोल बट इट विल स्लिप. स्लिप मतलब प्योरली ट्रांसलेशन. तो रोलिंग वर्ड सुनते से ही दिमाग में पहला वर्ड आना चाहिए, देयर इज फ्रिक्शन. देयर इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन है, इसके लिए जो मोशन है वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल है. मतलब क्या है? रोलिंग मोशन है. तो जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक बॉल, स्फीयर, लाइक डिस्क, लाइक रिंग, लाइक अ व्हील, जिसका सिमेट्रिक शेप हो, वो बेसिकली. So when it is rolling on a surface, the motion is a combination of two types of motion, translational plus rotational, and hence the total energy is also sum of translation and rotational. अब ट्रांसलेशनल एनर्जी तो आपको पहले से ही पता है क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो इस चैप्टर के सेकंड पार्ट, मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स के पहले ही टॉपिक में तुमने डिराइव किया था, हाफ I ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर, आई होता है एम के स्क्वायर और ओमेगा होता है वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओमेगा इज वी बाय आर, ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो अगर मेरे पास चार अलग अलग शेप के बॉडीज है, फॉर एग्जांपल रिंग, डिस्क, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो सबके लिए यही इक्वेशन है. और अगर मैंने चारों का मास, रेडियस, स्पीड सब कुछ सेम ले लिया तो जो पहला पार्ट है ये क्या होगा? सेम होगा. मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी विल रिमेन सेम, ओनली रोटेशनल विल नॉट बी सेम, ओनली बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, दैट इज के स्क्वायर. क्योंकि रिंग के लिए के स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, डिस्क के लिए होता है आर स्क्वायर बाय 2, हॉलो स्फीयर के लिए होता है 2r स्क्वायर बाय 3, और सॉलिड के लिए होता है 2r स्क्वायर बाय 5. क्लियर? तो मैंने बॉडी रोल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, मतलब which type of body you're talking about, ring, disc, whatever it is, one thing always remains same is translational energy. मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि समझेगा जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे जेई नीट के. ये चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम ओरली सॉल्व करते हैं, बिकॉज इफ यू नो बेसिक्स, डन. यहाँ तक क्लियर? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. गुड. अब एक काम करेंगे,
अब हम एक टेबल बना लेंगे, हम टेबल में सारे के सारे ये फॉर्मूलाज भी नोट डाउन करेंगे और वैल्यूज भी नोट डाउन कर लेंगे। तो व्हाट यू हैव इज टोटल एनर्जी हमको मिल गया ऑलरेडी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। टोटल एनर्जी इज E इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv², 1 + k²/r²। अभी याद रखना है। देन एक एक करके टाइप ऑफ बॉडी, उसके बाद ट्रांसलेशनल एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। और रोटेशनल एनर्जी फाइंड करने के लिए पता है क्या चाहिए आपको, k²/r²। तो k²/r², और बाद में क्या फाइंड करोगे, टोटल एनर्जी, रोलिंग मोशन का एनर्जी। तो 1 बाय 1 बताओ, सबसे पहले कौन सा बॉडी लेना है, रिंग। चलो ठीक है, टेक रिंग। व्हाट इज k²/r² फॉर रिंग, 1। मैंने तो अभी बताया, ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज mv²/2, हाफ mv²। ट्रांसलेशन का तो सेम रहेगा, रोटेशन का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv² k²/r²। अगर नोटिस किया होगा तुमने, हाफ mv² k²/r²। इसका मतलब क्या, हाफ mv² k²/r²। लेकिन ये क्या है, ये ट्रांसलेशनल पार्ट है। तो 80 इंटू k²/r²। मतलब समझ में आ रहा है क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डन, जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, हो गया। तो हाफ mv², और टोटल के लिए इन दोनों को ऐड करना है, तो mv²। गुड। नंबर 2, लेट अस टेक डिस्क। चलो डिस्क ले लेते हैं। डिस्क का क्या होता है, ये 1/2। वेरी गुड, ये तो वही रहेगा, हाफ mv²। ये क्या बताया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/4 mv², इन दोनों का एडिशन 1/4 और 1/2 होता है 0.75, दैट इज 3/4। तो 3/4 mv²। तो एक बार आइडिया समझ में आ गया ना, ऐसा फटाफट फटाफट सॉल्व होगा। नंबर 3, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर 2/3, 1/2 mv², मल्टीप्लाई कर लो 1/3 mv², ऐड कर लो दोनों को 5/6। तो 3 और 2 5/6, तो 5/6 mv²। गुड। देन फोर्थ, सॉलिड स्फीयर 2/5, तो ये कितना आएगा, 1/2 mv², मल्टीप्लाई 1/5 mv², ऐड 7/10, 7/10 ना, 7/10 mv²। गुड, तो बन गया ये टेबल, हो गया, डन। तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स, बहुत काम के हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स है, बट दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल। अब तक हमने मोशन देखा, रोलिंग मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब तक हमने सरफेस को इंक्लाइन नहीं किया, नाउ वी विल आल्सो इंक्लाइन। तो हम लोग इंक्लाइन कर देंगे सरफेस को। तो रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा अगला टॉपिक होगा। रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही है, इंक्लाइंड प्लेन का डायग्राम है, उसके ऊपर ही टाइटल दिया हुआ है। तो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब फ्रिक्शन है, विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले तो इस टॉपिक में करना क्या है वो समझ लो, हमारा टास्क क्या है। हमारे पास ये एक सरफेस था, इस सरफेस को हमने कर दिया इंक्लाइन, जस्ट लाइक बैंकिंग ऑफ रोड्स, वैसा ही है। इसका जो हाइट है ये मान लेते हैं h, h इज द हाइट, h इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये h आ गया। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। देन दिस इज दिस इज विड्थ ऑफ द प्लेन s, जैसे विड्थ ऑफ रोड था वैसे विड्थ ऑफ प्लेन है। देन हमारे पास एक बॉडी है विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो हमारे पास एक बॉडी है विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन,
फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ पे u इक्वल टू 0, ये ए पॉइंट है, लेट अस से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। हमारा टास्क है टू फाइंड आउट जब ये बॉडी नीचे आ जाएगा तब उसका फाइनल स्पीड कितना है, मतलब v कितना है, हमको फाइंड करना है। जीरो तो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता जीरो, इट विल नॉट बी जीरो। जब ये ए से बी आएगा तब उसका स्पीड कितना है, बी पे स्पीड कितना है वो चेक करना है। नंबर टू, हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि डेफिनेटली तुम इसको छोड़ दोगे तो इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन होना। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये भी फाइंड करना है। तो दिस आर द टू टास्क दैट वी आर सपोज टू डू। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, इनिशियली वो रेस्ट पे है। सो लेट अस कंसीडर a rigid body initially at rest, rolling down, और रोलिंग बोला मतलब विदाउट स्लिपिंग, मतलब फ्रिक्शन है। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा, इंक्लिनेशन थीटा। यहाँ तक क्लियर, गुड। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। तो हमको फाइंड करना है स्पीड, पहले फाइंड कर लेंगे स्पीड, फिर फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज स्पीड, what is speed of this body, let us find out what is speed of this body. Speed of the body at point B, या फिर at the ground basically। तो कैसे फाइंड करोगे स्पीड, how will you find out speed when this body reaches point B? वो जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसका स्पीड कितना है, कैसे फाइंड करोगे। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं दो हिंट देता हूँ। नंबर वन, दिस इज एट रेस्ट, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो, mgh। इसको छोड़ दिया, ये ग्राउंड पे जाके नीचे गिर गया फॉर एग्जाम्पल, what has become zero now, पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी एक बॉडी एक हाइट से नीचे आए, हाइट कम होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो एनर्जी कम होता जा रहा है पोटेंशियल, वो कहाँ जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक। लेकिन पोटेंशियल का लॉस है तो काइनेटिक का गेन है। या फिर दूसरा हिंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, मैंने आपको बताया था कि अगर ए पे आपको स्पीड पता है तो बी पे कैसे फाइंड करते हो, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो वही है, ये इज द सेम थिंग। जब आप बोलते हो ना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब है वही, क्या है, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। इट इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। सो बाय लॉ ऑफ conservation of total energy, law of conservation of total energy, मैंने नोट्स में लिखा है वो, there is loss in gravitational potential energy which is converted into gain in kinetic energy. So loss in GPE, gravitational potential energy, is equal to gain in kinetic energy। पर है तो वही ना, total energy at A equal to total energy at B। What is total energy, kinetic plus potential। तो kinetic energy at A plus potential energy at A equal to kinetic energy at B plus potential energy at B। kinetic energy at is 0 क्योंकि the object was at rest। potential energy is mgh। kinetic energy at B is half mv square, बराबर, और potential is 0। गलत बोल रहे हैं, ये रोलिंग मोशन है, ये रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन का एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर नहीं आता है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आता है। तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ये तुमको याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का तो प्रॉब्लम नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी इज करेक्ट, एम जी एच इज एब्सोल्युटली फाइन,
बट काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस अभी अभी हमने डिराइव किया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 + k² बाय आर स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे लिखते वक्त क्लियरली मेंशन किया है दैट द बॉडी इज रोलिंग डाउन। तो यू नीड टू रिमेम्बर, ये छोटे छोटे चीजें हैं जो याद रखने पड़ेंगे। तो क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इज 0 क्योंकि बी का हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0। तो यहाँ से m और m कैंसल, mm गया, 2 वहां शिफ्ट कर दिया, तो 2 वहां शिफ्ट कर दिया, तो 2gh, और 1 + k² बाय आर स्क्वायर वहां पे जाके डिनोमिनेटर में जाएगा ये, तो अंडर रूट ऑफ 1 + बाई आर स्क्वायर, 1 + k² बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, वी स्क्वायर। सिंपल है ना। ये था एम जी एच, एम एम कर दूंगा कैंसिल बाद में, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाई आर स्क्वायर, एम एम कैंसल, 2 यहाँ पे आ गया 2gh, उसके बाद 1 + k² बाय आर स्क्वायर शिफ्ट कर दिया, तो वी स्क्वायर क्या आ गया, 2gh अपॉन 1 + k² बाय आर स्क्वायर। तो व्हाट इज वी, रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 + k² बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, राइट। मैंने 3-4 दिन पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, मैंने बोला था कि जेई का क्वेश्चन है, यू हैव 4 bodies रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम हाइट, मतलब चारों के चारों बॉडी सेम प्लेन से ही रोल डाउन हो रहे हैं। कौन से 4 थे, रिंग, डिस्क, hollow sphere, solid sphere. Which one of the following will have the maximum velocity? नहीं 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 नहीं, सॉलिड स्फीयर तो बोल रहे हो, ठीक है आ सकता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। रिंग के लिए क्या आएगा, k² बाय आर स्क्वायर, 1 + 1 2 2 2 कैंसल। तो रिंग के लिए व्हाट यू हैव इज अंडर रूट ऑफ gh। डिस्क के लिए 1/2 + 1 3/2, 3/2 का 2 गया ऊपर, अंडर रूट ऑफ 4/3gh। आपको पता है रूट 4/3 पता है कितना होता है, 1.33। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ वाटर भी वही आता है, तो याद रहना चाहिए। अब गुड। तो अगले 1 साल में ऐसे बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए आपको करना पड़ेगा। अभी ये रूट ऑफ gh है, ये रूट ऑफ 1.33gh है, रूट ऑफ n नंबर ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, सेकेंड वन, दिस इज ग्रेटर देन दिस, मतलब डिस्क विल रीच विथ हायर स्पीड। अभी हॉलो स्फीयर बाकी है, सॉलिड भी बाकी है। हॉलो, k² बाय आर स्क्वायर इज 2/3, व्हाट इज 1 + 2/3, 5/3, 3 गया ऊपर, तो अंडर रूट ऑफ 6/5, 6/5 मतलब 1.2, ये 1.33 था, वो 1.2 है, राइट। तो हॉलो स्फीयर का कम है, डिस्क का ज्यादा है। अब आ जाओ सॉलिड स्फीयर पे, 2/5 + 1 7/5, 5 गया ऊपर, तो 10/7, अंडर रूट ऑफ 10/7gh। 10/7 ये 1.33 से भी बड़ा होता है, करके देख लो जस्ट। 10/7 1.4, तो 1.4 के आसपास आएगा, 1.4। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, सॉलिड स्फीयर, राइट, प्रोवाइडेड चारों का मास सेम था, चारों का रेडियस भी सेम था। सबसे ज्यादा स्पीड किसने गेन कर लिया, सॉलिड स्फीयर ने गेन कर लिया। दैट इज द आइडिया, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं वापस एक बार इसका डेरिवेशन बता देता हूँ, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल डेरिवेशन। हमारे पास सिचुएशन ऐसा है, एक रिजिड बॉडी है, अभी फिलहाल मैं बॉडी का शेप क्या है वो बोलूंगा नहीं, मे बी रिंग मे बी डिस्क, ओके एनी वन ऑफ इट। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है विच इज एट रेस्ट एट पॉइंट ए, और इसको हमने रिलीज कर दिया, तो इट स्टार्ट्स रोलिंग डाउन। रोलिंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट, तो स्टार्ट रोलिंग डाउन। तो जब ये ए पॉइंट पे था तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, जब बी पे आया तो ओनली एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। मतलब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और ज्यादा अच्छे से बताना है, एक्सप्लिसिटली बताना है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और भी अच्छे से बताना है तो टोटल एनर्जी इज कॉन्जर्व, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी।
At A, the body has only potential energy, and at B, it has only kinetic energy. So this is mgh equal to half mv square 1 plus k square by r square. ये भूलना नहीं, क्योंकि ये भूले तो गए, ये भूले तो सारे के सारे बॉडीज का स्पीड सेम हो जाएगा व्हेन दे रीच ग्राउंड, क्योंकि डिफरेंस आ ही सिर्फ आपके पास यहां से रहा है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से। तो ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रोलिंग जहां जहां सुनोगे ये रहना चाहिए वहां पे। mm हो गया कैंसल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। रूट रूट मैं एक साथ ले लूंगा ये हटा के, गुड। तो अंडर रूट ऑफ 2gh, हाँ ये बराबर है अब, गुड डन, सही है। नहीं तो बता देता हूँ फिर, ये 2 यहाँ पे आ गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी शिफ्ट कर दिया तो वी स्क्वायर आ गया, तो वी क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आपको ये तो बात समझ में आ गई कि स्पीड चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन। तो अभी अगला टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्सेलरेशन, एंड वे टू सिंपल, बहुत सिंपल है वो टॉपिक भी, देखते हैं कैसा करना है। उसके लिए आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके भी कर सकते हो, टू सिंपल। देखो अब हाउ डू यू डिसाइड कौन से इक्वेशन यूज करने हैं। फिजिक्स का प्रॉब्लम ही है कि तुमको, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम नोटिसिंग यू, बिल्कुल चलेगा नहीं बड़बड़। तो आइडिया बहुत क्लियर है कौन सा इक्वेशन यूज करना है, मेमोराइज करके चलेगा नहीं। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है वो देखो, तुम्हारे पास वी स्क्वायर है, अभी फाइंड किया तुमने, वी स्क्वायर तुमने अब भी फाइंड किया, तुम्हारे पास यू स्क्वायर भी है, 0 है, राइट, करेक्ट। आपके पास एस भी है, एस, ये एस है, राइट, करेक्ट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो एक्सेलरेशन जब आपको फाइंड करना है, तो टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन वी कैन यूज v square equal to u square plus 2as। v square है आपके पास 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 0 प्लस 2as, s में बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 2 हो जाएगा कैंसल, 2 विल कैंसल आउट, ओके। तो 2 गया, gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू as। रखो इसको। आपको नॉर्मली हाइट दिया होता है, क्या दिया होता है, हाइट। तो एज यू कैन सी हाइट मतलब अपोजिट साइड है, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो s इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so you will get from 1 and 2, what you will have is gh upon 1 plus k square by r square equal to as, लेकिन s क्या है, h by sin theta, h भी कैंसल, sin theta यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो a इक्वल टू g sin theta अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। और मैंने एक टॉपिक लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे जब नीचे आती है तो वो नीचे आने के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने क्वेश्चन पूछा था ये मेरे को, mg साइन थीटा, कौन सा, mg साइन थीटा, ये फोर्स है। फोर्स में से मास निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g साइन थीटा। तो करेक्ट है, जी साइन थीटा आना चाहिए है, यस। और अगर आपको कंफ्यूजन भी हो कि हमने जो इक्वेशन डिराइव किया है वो सही है या गलत है, तो डायमेंशनली चेक कर लिया करो, सिंपल है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है, खत्म, डन। तो डायमेंशन आर कमिंग ओनली फ्रॉम g, k इज डिस्टेंस रेडियस अपॉन r इज डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर गया, तो नंबर अपॉन नंबर इज नंबर, नंबर प्लस नंबर इज नंबर। तो डायमेंशंस आ ही रहे ओनली फ्रॉम g, तो ये याद रखो। तो करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली राइट।
तो ये आ गया इक्वेशन। तो बहुत इजी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू तो 0 था तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, लेकिन वी स्क्वायर क्या है 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 2 हो गया कैंसल, तो फिर जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए एस, लेकिन एस है एच अपॉन साइन थीटा, तो एच अपॉन साइन थीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एच एच भी हो गया कैंसल, तो ए आ गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। गुड, अब इतना हमने कर लिया है तो एक टेबल और बना लेते हैं विच विल बी वेरी यूजफुल टू यू। तो लेट अस टाइप ऑफ बॉडी, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बॉडी, व्हाट इज वी एंड व्हाट इज ए, काम में आएगा। पहला टाइप, लेट अस टेक रिंग। रिंग के लिए अभी आप सबको पता है व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और वी का फॉर्मूला याद है अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आपको ए याद है, ए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो रिंग है तो ये कितना है 1 प्लस 1 कितना है 2, तो क्या आया था ये जी एच, वेरी गुड, 1 प्लस 1 2 जी बाई 2, जी बाई 2 साइन थीटा, गुड राइट। और ये हम अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आई विल टेल यू जब जेई नीट के एग्जाम्पल आएंगे देन आई विल टेल यू कि ये जब याद है क्वेश्चंस बहुत बहुत फास्ट होंगे, वेरी रैपिड। नंबर 2 डिस्क, बताओ, याद होना चाहिए 4/3 1.33, फिर 1.2 मतलब 5/6 था किसके लिए, हॉलो के लिए, फिर 1.4 मतलब 10/7 था किसके लिए, सॉलिड के लिए। ये हॉलो स्फीयर का था, ये सॉलिड स्फीयर का था। हाँ 6/5 ग्रेटर देन 1 है ऑफकोर्स, 1.2 है 6/5। देन फ्रॉम हियर डिस्क 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 का 2 गया ऊपर, 2/3 जी साइन थीटा, हॉलो 2/3 प्लस 1 5/3, 3 गया ऊपर तो 3/5 जी साइन थीटा, सॉलिड 2/5 प्लस 1 7/5, 5 जाएगा ऊपर 5/7 जी साइन थीटा, डन। तो ये आ गया आपका V और A का टेबल, क्लियर, गुड। So end of theory part of this chapter, that was the last topic of this chapter, और बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। Just for a very 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 quick recap, just to know, rolling motion is a combination of translation and rotation. Translational kinetic energy is equal to half mv square and rotational is equal to हाफ mv स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सिर्फ हाफ mv स्क्वायर के साथ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, ये मिल गया आपको रोटेशनल। व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। व्हेन अ बॉडी रोल्स डाउन अ प्लेन विदाउट स्लिपिंग, व्हाट इज द स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट, under root of 2gh upon 1 plus k square by r square. And what is the acceleration, g sin theta upon 1 plus k square by r square. Very good. So now you are ready to start with numericals. So example 1.6 तक circular motion का था, 1.7 onwards is rotational motion. A flywheel, normally flywheel is a disc, और I don't know if you have seen flywheel or not, एक मैकेनिकल पार्ट होता है मशीन के अंदर, एक पार्ट होता है फ्लाईव्हील, देखा है, नहीं देखा तो जस्ट टू गिव यू एन एनालॉजी, साइकिल पे जो चेन का अरेंजमेंट होता है ना, वो जो चेन जिसके ऊपर तुम लगाते हो दैट इज अ फ्लाईव्हील। साइकिल में जो चेन होता है, चेन किसके ऊपर लगाते हो, डिस्क होता है, उसको फ्लाईव्हील बोलते हैं इन शॉर्ट। तो फ्लाईव्हील इज जस्ट लाइक अ डिस्क।
A flywheel is a mechanical device specifically designed to efficiently store rotational energy. For a particular machine, it is in the form of uniform 20 किलोग्राम डिस्क. बोल भी दिया इन्होंने. तो फ्लाईव्हील क्या है? डिस्क है. ऐसा जरूरी क्यों है बताना? क्योंकि अगर तुमने गलती से इसको रिंग मान लिया तो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr². और अगर डिस्क है तो mr²/2. वेरी गुड. तो यहाँ पे एक एक वर्ड मैटर करेगा. ये डिस्क है, मतलब जैसे तुमको समझ में आया कि ये डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/2 of diameter 50 centimeter, मतलब radius is 25, able to rotate about its own axis मतलब mr²/2. Calculate its kinetic energy when rotating at 1200 rpm. Use pi² as 10. Also calculate moment of inertia in case it is rotated about a tangent in its plane. What is the moment of inertia of a disk about a tangent in its plane? 5/4 mr². नहीं यार, ठीक है बता देता हूं मैं, लेकिन पहले अभी क्या क्या दिया है वो देखेंगे. हमारे पास फ्लाईव्हील है जो डिस्क है जिसका मास है 20 किलोग्राम. तो गिवन मास इज इक्वल टू 20 kg. गुड. देन डायामीटर आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर. तो मैं डायमीटर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा रेडियस. दैट इज डायमीटर बाय 2, दैट इज 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर. और मैंने बताया था कि यहीं पे कन्वर्ट करके लिख लो 25 × 10⁻² मीटर. गुड. आगे बोला है एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट. मैंने बताया था आरपीएम मतलब एन होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है आरपीएम. इसको आरपीएस में कैसे कन्वर्ट करते हो? डिवाइड बाय 60 आरपीएस. तो ये 1 और ये 20. गुड. pi² की वैल्यू यूज करनी है आपको 10. और आपको फाइंड करने के लिए बोला है दो चीजें. नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. नंबर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन. तो फॉर्मूला पहले केस का फॉर्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ I ω². और ओमेगा तो पता नहीं लेकिन n पता है. व्हाट्स ओमेगा? 2/n. तो यू विल हैव दिस एज हाफ I. पहले ये अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट हो रहा था तो I कितना आएगा? mr²/2. केस 1 में क्या बोला है? अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ओमेगा होता है 2πn. तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट केस. सेकेंड केस में IT मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टैंजेंट इन इट्स प्लेन. तो उसके लिए 5/4 mr² आता है, लेकिन याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज ओके इफ यू डू नॉट रिमेंबर. याद रखने की जरूरत भी नहीं है आइडियली, बिकॉज मुझे 100% पता है कि आपको ये पता है, इसलिए तो तुमने बताया mr²/2. फिर अगर आपको ये पता है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी पता है. ये आ गया आपका y एक्सिस जो डायमीटर है, ये आ गया x एक्सिस जो डायमीटर है, ये आपका है z एक्सिस जो IC है. मैंने बताया था कि ID होता है IC/2. IC है mr²/2 और /2, मतलब ID है mr²/4. और अगर ये पता है, अभी इन सबको भूल जाओ, बाकी सबका कुछ काम नहीं है. वी विल जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल दिस. जितना जरूरत है उतना रखेंगे, बाकी सबको हटाओ यहाँ से. वी डू नॉट नीड ऑल दिस थिंग्स. गुड. तो टैंजेंट इन इट्स प्लेन मतलब ये. तो ये डिस्टेंस कितना है? r. तो h कितना है? r. और दोनों एक्सिस क्या है? पैरेलल. तो कौन सा थ्योरम? तो इट विल बी IO इक्वल टू ID. ये ID है, ID प्लस mh². ID इज mr²/4 प्लस mr². तो कितना आ गया? 5 mr²/4. तो this is 5/4 mr². डन. तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमको ये याद होना चाहिए. और मैं आपको और भी एक ट्रिक बताता हूँ. कैलकुलेशंस कम करने की एक और जरूरत होती है, क्योंकि कैलकुलेशन तुमने कम की मतलब तुमने गलती कम की. देखो यहाँ पे तो mr²/2 फाइंड करने ही वाले हो, करना पड़ेगा ना.
तो फिर गलती कम करना है खुद का, तो इसको 5/2 और mr²/2 लिख दो, क्योंकि ये तुम ऑलरेडी फाइंड करने वाले हो, तो टाइम भी बचेगा और गलती भी कम होगी, कैलकुलेशंस में मिस्टेक, तो ये तो लगने ही वाला है तुमको, तो फिर यू कैन राइट इट लाइक दिस, so you will save your time. So let us now solve number 1. Kinetic energy is 1/2 mr²/2, 2 pi n का स्क्वायर, 1/2 मास था 20 किलोग्राम, ये था 25 इंटू 10⁻⁻², लेकिन इसका होगा स्क्वायर, डिवाइड हो जाएगा 2, वेरी गुड, 1 जा एंड 10 का, 2 pi n, n याद है n 20, n was 20 और इसका भी स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 1/2, लुक 25 का स्क्वायर इज 625, 625 और 10⁻², का 10⁻⁴ और 10, बताओ 0.625, मैं बताता हूँ वापस से एक बार सुन लो, 25 का स्क्वायर 625, 10⁻² का स्क्वायर -4 और एक 10 था क्या, यस, तो 10⁻3, तो 0.625, तो व्हाट इज mr²/2, ये mr²/2 कितना आया, 0.625 आया, ये काम में आएगा इधर, गुड, देन 2 और 40 उसका स्क्वायर 1600 है ना, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, और साथ में पाई भी है, तो पाई² दैट इज 10, बराबर, तो एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 0.625 इंटू 16,000, बराबर, 1 जा एंड 8,000 जा, अब एक काम और करो, ये 3 जीरो और एक डेसिमल के 3 गायब कर दो, इजी टू डू, ये 3 इसको दे दोगे तो कितना होगा, 625 इंटू 8, 625 इंटू 8 मतलब 625 इंटू 2 इंटू 4, 8 मतलब क्या होता है 2 इंटू 4, क्या होता है 2 इंटू 4, क्या होता है 2 इंटू 4, क्यों कर रहा हूं पता है, 625 इंटू 2 इंटू 4 कर लिया ना, ये होता है 1250, 1250 को 4 बार करोगे तो 5000 आंसर आता है, कितना आता है 5000, 5000, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी 5000 जूल, 5000 जूल, और यही होना चाहिए, लेट अस चेक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1.7 1.7, तो आंसर में दिया है 5000 जूल, 5000 जूल, दैट इज करेक्ट, गुड, डन, ये हो गया, अब क्या बच गया, पार्ट 2 आईटी, तो आईटी कैसे फाइंड करोगे, ज्यादा सिंपल है, आईटी इज इक्वल टू 5/2 इंटू mr²/2, 5/2 is 2.5 और दिस इज 0.625, फिर वही लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक, 0.625 का डबल बता दो, 1.25, राइट, तो 1.25 हो गया, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, तो 1.25 हो गया, प्लस 0.625 का हाफ बता दो, 0.3125, इन दोनों को ऐड कर दो, करो करो फास्ट फास्ट, 1.5625 जूल ना, नहीं क्या फाइंड कर रहे हो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो 1.5625, एग्जैक्टली 1.5625, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, थोड़ा मतलब पूरा 100%, एग्जाम्पल 1.8, स्पेरिकल वाटर बलून, अभी रिसेंटली होली हुआ था, तो वेरी वेल कनेक्टेड क्वेश्चन, नहीं एक्चुअली कनेक्टेड क्वेश्चन है, आपको याद, मतलब अभी आई डोंट नो यू डू इट और नॉट, लेकिन एटलीस्ट मी एज अ किड बलून लाके उसमें छोटा सा पिन होल करते थे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता था,
right? Instead of throwing at someone that balloon, we used to make a pinhole and then slowly water used to drip out. तो जैसे पानी बाहर आएगा तो बलून का साइज छोटा होगा, वैसा ही क्वेश्चन है. A spherical water balloon is revolving at 60 rpm. In the course of time, 48.8% of its water leaks out. तो बचा कितना? 51.2%. 48.8 is gone, तो remaining is, ये याद रखना, मतलब न्यू मास M2 is 51.2% ऑफ M1, क्योंकि 48.8 गया तो बचा कितना? 51.2. तो आपको M2 by M1 मिल गया 512 by 100. राइट, डन, गुड. With what frequency will the remaining balloon revolve now? Neglect all the non-conservative forces. मतलब पहले अगर फ्रीक्वेंसी 60 आरपीएम था तो 48.8% मास लॉस होने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहा? हाउ मच इज द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी? देन एंड यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा रेडीमेड फॉर्मूला तो मिलता नहीं है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जहाँ खुद को बनाना पड़ेगा. फॉर्मूला बना लेंगे. आपके पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 आरपीएम, 60 एक मिनट में तो एक सेकेंड में, तो 60 by 60 आरपीएस. और जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, बहुत सारे मेनी ऑफ यू, प्रॉब्लम क्या है ना, यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. को जरूरत नहीं है, अपनी मदर टंग में इमेजिन कर लो ना. 60 चक्कर एक मिनट में तो एक चक्कर एक सेकेंड में, तो हो गया 1 आरपीएस, डन, खत्म. देन उसके बाद M2 is how much? 51.2% of M1. Why? Since 48.8% is lost, मतलब leaked out. Good. Then इसके बाद you have M2 by M1 from here. M2 by M1 equal to 51.2 by 100, क्योंकि परसेंटेज से नंबर में जाना है तो बाई 100 होता है. गुड. आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी. अब जिन्होंने 11th यहाँ किया है, ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन था, अर्थ इज श्रिंकिंग, याद है? अर्थ इज श्रिंकिंग, मैंने तब बताया था. उसमें से थोड़ा डिफरेंस ये था कि अर्थ इज श्रिंकिंग विदाउट लॉस ऑफ मास. अर्थ का मास जितना है उतना ही है, सिर्फ रेडियस क्या हो गया? हाफ. ऐसा क्वेश्चन था. तब मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल डायनामिक्स में ऐसा कॉन्सेप्ट वापस यूज करोगे. और मैंने एक भी चीज बताई थी कि जब भी बॉडीज लीनियर मोशन परफॉर्म करे, वन थिंग इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम. एंड जब बॉडी रोटेशन परफॉर्म करे तो वन थिंग इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्जर्वेशन ही लगता है. डन. मास कम हो नहीं हो, लेकिन साइज कम हो रहा है, तो व्हाट विल यू अप्लाई इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? नहीं, हम रोटेशनल डायनामिक्स में है, तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ. आई ओमेगा क्या होता है? आई ओमेगा. तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2. तो फॉर्मूला बनते कैसे ना, यहाँ से जब भी रोटेटिंग बॉडीज का मास चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2. ये जो बलून है ये हॉलो नहीं है, इट इज नॉट फिल्ड विथ एयर, इट इज अ सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अंदर क्या था? पानी था. तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? 2/5 mr². वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल होगा, 2/5 दोनों साइड पे आएगा ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2/5 m1 r1² ओमेगा 1 इक्वल टू 2/5 m2 r2². m2 ऑफकोर्स 2/5 भी है, तो 2/5 से लिखना पड़ेगा. 2/5 m2 r2² ओमेगा 2. ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर थोड़ी आता है उसमें. अरे I1 व्हाट इज I सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr². ओमेगा 1 तो एज इट इज लिखा ना हमने. ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज एज इट इज. तो 2/5 गया. आपको क्या पूछा था? n2. वेरी गुड.
तो m1r1 स्क्वायर, व्हाट इज ओमेगा 1, 2πn1 इक्वल टू m2r2 स्क्वायर 2πn2। वेरी गुड। तो कैंसल 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 एंड कैंसल, तो आपके पास आ गया m1r1 स्क्वायर n1 इक्वल टू m2r2 स्क्वायर n2। हमें फाइंड करना है n2, m2 बाई m1 वो ऑलरेडी है, m2 बाई m1 हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब इसका तो टेंशन नहीं है। n1 भी है, यस। प्रॉब्लम क्या है, r, यू डोंट नो व्हाट इज रेडियस, बराबर। अभी रेडियस पता नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। यू नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ये, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल कि ऐसा क्यों करना है, हमको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट डू यू नो कि वॉल्यूम इज, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हाट इज वॉल्यूम, मास, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 देखते जाओ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। थोड़ा सा पहली बार डिफिकल्ट लगेगा, फिर इजी है। देखो, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि पहले भी पानी था, लीक आउट होने के बाद भी पानी ही है। बलून तो एक ही है ना, बलून एक ही था, उसमें से सिर्फ पानी क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो ऐसा होता है कि अब पानी बाहर जाने के बाद अंदर का पानी शरबत बन जाता है, नहीं होता ना वैसा। तो डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास, इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 4। अब 2 और 4 को अगर आप एनालाइज करोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 व्हाट डू यू सी, मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब क्यूब रूट ऑफ मास इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब m रेज टू 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बराबर। वहां पे आर स्क्वायर का प्रॉब्लम था हमको, तो हमने डायरेक्टली आर को मास के टर्म में लिख लिया, इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 5, देखो प्रॉब्लम जो था ना, हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया, राइटिंग इन टर्म्स ऑफ मास। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, R2/R1 का स्क्वायर, है ना। एक एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ सिर्फ यहाँ पे, इसको N2 है, N2 चाहिए ना आपको, क्या चाहिए आपको, N2 लिखा है यहाँ पे। तो N2 क्या आएगा, m1/m2, R1/R2 का स्क्वायर इंटू N1, बराबर। गुड। तो यहां से आपको सीधा R1/R2 का स्क्वायर ही मिल रहा है। व्हाट इज R1/R2 का स्क्वायर, m1/m2 रेज टू 2/3, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5, और कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 5, 1 था ना इक्वेशन नंबर, फ्रॉम 1 एंड 5 क्या था इक्वेशन नंबर 1, n2 इक्वल टू m1/m2, R1/R2 का स्क्वायर, लेकिन वो क्या है, m1/m2 रेज टू 2/3 टाइम्स ऑफ n1, ये पावर 1 और वो 2/3, m1/m2 5/3, वेरी गुड, टाइम्स ऑफ n1। लेकिन m1/m2 तो तुमको पता है ना। तो यहां से स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। अब तक तो फॉर्मूला बना रहे थे हम लोग, n2 इक्वल टू m1/m2, व्हाट इज m1/m2, m1/m2। चलो एक काम और करते हैं, 512/1000, 51.2 मतलब 512/10, और 100 तो था ही, तो कितना हो गया, 1000। गुड गुड। तो अभी अभी बताओ मेरे को, m1/m2 कितना है, 1000/512, 1000/512, 1000 को मैं ऐसा लिखूं क्या, अपॉन 512। इंटरेस्टिंग, बताता हूँ ना क्या इंटरेस्टिंग, रुको। पहले रैम की साइज पता है कैसे आती थी, पता है आपको, 32 MB, 64 MB, 128 MB,
256 MB 512 1024 जिसको 1 GB बोलते हो, 2048 जिसको 2 GB बोलते हो। 2:1 is 2, 2:2 is 4, 2:3 is 8, 2:4 is 16, 2:5 is 32, 2:6 is 64, 2:7 is 128, 2:8 is 256, 2:9 is 512, 2:9 is 512। गुड। तो 512 को सिर्फ लिखा मैंने 2:9, 2:10 is 1024, तो आ जाएगा 2:9 और 10⁻3, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ऐसा क्यों किया? ये इधर क्यूब रूट दिखा मेरे को, तो मुझे वो क्यूब को कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करना पड़ेगा तो फिर नंबर के इंडेक्स में क्या आना चाहिए? फैक्टर ऑफ 3। तो फैक्टर ऑफ 3 लाने के लिए किया n2 इक्वल टू, बताओ 10⁻5, 10⁻3⁵ कितना? 10⁻5, 2⁻9⁵, 1 जा एंड 3 5 जा 50, वेरी गुड। और साथ में n1 कितना था? 1, n1 1 था ना, वेरी गुड। तो n2 इक्वल टू 10⁵5 अपॉन 2⁻15, बराबर। आप 2⁻15 कैसे करोगे? व्हाट इज 2⁻10? 1024। व्हाट इज 2⁻5? हाँ 30, ठीक है। तो ये आपने बोला 2⁻10 और 2⁻5, ओके गुड। तो n2 इक्वल टू, दिस इज 2⁻10⁻3, 10⁻2, और ये आपने क्या बोला? 1024, मतलब रफली 1000, और ये 32, बराबर। कैंसिल, और 100/32, व्हाट इज 100/33? कितना? 3। तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है? 3। कितना है? 3 अप्रोक्सीमेट। अभी एग्जैक्ट आंसर देखोगे 3.052 RPS। हमारा रफ में ही आ गया, कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई लॉग नहीं, कोई एंटी लॉग नहीं, बट नंबर्स यू शुड नो। तो मैंने क्या किया, ये 2:10 क्या था? 1024, मैंने क्या ले लिया? उसको 1000 ले लिया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या है? 10⁻2 बच गया, मतलब 100। 2:5 कितना है? 32। 100/32 को 100/33 मान लो, दैट इज रफली 3। तो 3, तो एग्जैक्ट आंसर अगर आप करने जाओगे तो वो आ जाएगा आपके पास 3.052 RPS, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मैं आपको फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वापस एक बार रिपीट करके देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है फिजिक्स का, सिर्फ बेसिक्स चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बेसिक मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या है, आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पता है क्या है। जब भी बॉडी का साइज श्रिंक हो, अगर वो रोटेटिंग बॉडी है और उसका साइज या मास कम होते जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन विल बी अप्लाइड। मतलब L1 इक्वल टू L2। L1 होता है I1 ω1 और ये होता है I2 ω2। क्योंकि सॉलिड स्फीयर था, वैसे सॉलिड स्फीयर हो, रिंग हो, कुछ भी हो, अगर तुम रिंग भी ले लेते इसको गलती से हाफ हाफ